नमस्ते सदा वत्सली मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। आज की टॉप हेडलाइंस है, आईआईटी ने बनाया फाइटर रोबोट, 1 सेकंड में दागता है 5 गोलियां। आईपीएस पंकज कुमार बीएसएफ के नए महानिदेशक बने। संजय अरोड़ा होंगे आईटीबीपी के नए डीजी। अर्धसैनिक बलों में करीबन 1 लाख जवानों की भर्ती की जरूरत। बीएसएफ में 29 तो सीआरपीएफ में 26,000 पद खाली हैं। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने 4 लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक के लिए आरएफआई जारी की। रशिया बना रहा है T90 का लाइट एक्सपोर्ट वेरिएंट। पहले डिफेंस अपडेट की बात करते हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को लेकर आ रही है। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन जारी किया है 4 लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक्स के लिए भारतीय नौसेना के लिए, और ये टेंडर केवल भारतीय शिपयार्ड्स के लिए होंगे। लेकिन जो भारतीय शिपयार्ड हैं वो चाहें तो अपने विदेशी पार्टनर के साथ मिलकर इस आरएफआई का जवाब दे सकते हैं। आरएफआई के अनुसार ये लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक इलेक्ट्रिक प्रपल्जन सिस्टम से संचालित होने चाहिए और 10,000 नॉटिकल मील्स की इनकी रेंज होनी चाहिए। इसके अलावा ये 32 वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, 16 एंटी शिप मिसाइल्स, 4K630 क्लोज इन वेपन सिस्टम विद इलेक्ट्रो ऑप्टिकल फायर कंट्रोल सिस्टम के साथ साथ 6 हैवी मशीन गन जो कि स्टेबलाइज होनी चाहिए गन कंट्रोल स्टेशन के साथ। यही नहीं, ये एलपीडीज डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स का भी इस्तेमाल कर सकती हूँ। इसके अलावा इस एलपीडी में 2 हैवी हेलीकॉप्टर रखे जा सकते हूँ, साथ ही 12 स्पेशल हेलीकॉप्टर्स के रखने की जगह होनी चाहिए। इसके अलावा 2 नेवल शिप बॉर्न अनमैन्ड एरियल सिस्टम के लिए भी इसमें जगह होनी चाहिए। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ, जो कि रशिया की तरफ से आ रही है। रशिया के रोसबोरोन एक्सपोर्ट ने कहा कि वो T90 का लाइट एक्सपोर्ट वेरिएंट को तैयार कर रहे हैं, जो कि कटिंग एज डायनेमिक एक्टिव प्रोटेक्शन और लेटेस्ट फायर कंट्रोल सिस्टम से लैस होगा। रोसबोरोन एक्सपोर्ट ने कहा कि इस लाइट टैंक का प्रोडक्शन विदेशी कस्टमर की जरूरतों के हिसाब से किया जाएगा। इस वक्त अल्जीरिया, वियतनाम, अजरबैजान, इराक और भारत T90 का इस्तेमाल करते हैं और T90 का सबसे बड़ा इस्तेमाल करने वाला भारत है, जो कि करीबन 2000 से ज्यादा यूनिट इनकी इस्तेमाल करता है। लेकिन यहाँ पर एक बात आपको समझनी होगी कि रशिया भी यहाँ पर एक बाजी मारने की कोशिश ये कर रहा है कि भारत को इस वक्त लाइट टैंक्स की काफी जरूरत है, क्योंकि चाइना के साथ बढ़ते हुए विवाद को देखते हुए भारत ने लाइट टैंक्स की आपूर्ति के लिए बात कही है। और ऐसे में T90 का अगर लाइट एक्सपोर्ट वेरिएंट आता है तो ये भारत के लिए भी एक बहुत बड़ा फायदा होगा। लेकिन वो तो तय समय बताएगा कि भारतीय सेना T90 के लाइट एक्सपोर्ट वेरिएंट को लेती है या नहीं। अगली अपडेट INS विक्रांत को लेकर आ रही है। रशिया की एक कंपनी ने INS विक्रांत पर NLSS लाइट सिग्नलिंग इक्विपमेंट को लगा दिया है। NLSS यानी कि नेविगेशन लाइट शेप साउंड सिग्नलिंग, इसे रशिया की फर्म ने स्टेट ऑफ द आर्ट के तहत बनाया है और ये नाइट विजन फ्रेंडली है, जिसका इस्तेमाल नेविगेशन के तौर पर किया जाएगा। इसका ये फायदा होगा कि अब INS विक्रांत के फ्लाइट डेक पर रात के समय भी फाइटर जेट्स टेक ऑफ और लैंड कर सकते हैं। यानी कि इस लाइट सिग्नलिंग इंस्टॉलेशन के बाद अब INS विक्रांत से नाइट फ्लाइट ट्रायल्स शुरू हो जाएंगे। अगली अपडेट भारतीय सेना को लेकर आ रही है। भारतीय सेना 65 यानी कि 65 स्वदेशी लॉन्ग रेंज ऑब्जर्वेशन सिस्टम खरीदना चाहती है, जो कि भारतीय भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर होने चाहिए और ये दिन और रात में सर्विलांस करने में सक्षम होने चाहिए और इनकी रेंज 10 से 15 किलोमीटर होनी चाहिए। ये सिस्टम रिकॉग्निशन, ऑब्जर्वेशन, सर्विलांस के लिए प्रभावशाली भी होने चाहिए और ये सिस्टम इतने सक्षम होने चाहिए कि इन्हें अलग अलग टेनेंट के हिसाब से कहीं भी डिप्लॉय किया जा सकता है, खास करके हाई एल्टीट्यूड एरिया में। जहां तक बात करते हैं इस तरीके की सिस्टम के वजन की, तो सब असेंबलीज के साथ इसका वजन 200 किलोग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए और ये आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जा सकने वाला होना चाहिए। IIT के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा रोबोट बनाया है जो आने वाले समय में सरहद की निगाहबानी के साथ साथ देश की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले के मंसूबों पर पानी फेर देगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और मैथमेटिक मॉडलिंग से लैस ये रोबोट 1 सेकंड में 5 गोलियां चलाता है। ड्रोन को पहचान कर उसे रोक भी सकता है। इसमें लिडार यानी कि प्रकाश की मदद से दूरी का आकलन करने का उपकरण भी है। 3D कैमरा, माइक्रो प्रोसेसर और कई तरीके के सेंसर्स लगे हैं। लेजर लाइट और ऑटोमेटिक बैरल सेटिंग से इसका निशाना अचूक होता है। अभी ये रोबोट का प्रोटोटाइप मॉडल है जिसे फाइबर की गोलियां निकलती हैं। भविष्य में इसे सेना और सुरक्षा एजेंसियों की जरूरत के हिसाब से विकसित किया जा सकता है। आने वाले समय में अत्याधुनिक संसाधनों से लड़े जाने वाले युद्ध को देखते हुए रोबोट के इस प्रोटोटाइप को अहम माना जा रहा है। रोबोट 2 साल पहले कनाडा में फाइटर रोबोट का खिताब जीत चुका है। 2022 में फिलाडेल्फिया में होने वाली रोबो मास्टर प्रतियोगिता के लिए इसका एडवांस वर्जन तैयार किया जा रहा है। एडवांस वर्जन के लिए विशेषज्ञों ने पेटेंट की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। इस रोबोट का इस्तेमाल उबड़ खाबड़ रास्तों में भी किया जा सकता है। इस रोबोट से दागी जाने वाली गोलियों की जो स्पीड है वो 25 मीटर प्रति सेकंड होगी और इसको जरूरत के हिसाब से बढ़ाया जा सकता है। विशेषज्ञों ने रोबोट को टैंक के आकार का बनाया है, जिससे निशाने के मुताबिक ये अपनी बैरल के एंगल को अपने आप निर्धारित कर सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये ड्रोन को मार गिरा सकता है। इसके लिए रोबोट में
ऑनबोर्ड 3D कैमरे और माइक्रो प्रोसेसर लगे हैं। ये ड्रोन की स्पीड, दूरी का आकलन कर संदेश भेज सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से अपने आप निर्णय लेकर ड्रोन पर हमला कर सकता है। इसे फिनिक्स नाम दिया गया है, जो कि कई तरीके की खूबियों से लैस है। इसमें तकनीक और सेंसर्स को बढ़ाया जा रहा है। छात्रों की ओर से अभी मुकाबले के लिए इसे तैयार किया जा रहा है और आने वाले समय में इसका उपयोग सरहद की रखवाली के लिए किया जा सकता है। तो दोस्तों, IIT कानपुर के लिए एक लाइक तो बनता है, जो कि देश के लिए एक महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। अगली अपडेट BSF और ITBP को लेकर आ रही है। पंकज कुमार सिंह BSF के नए DG नियुक्त किए गए हैं, तो वहीं संजय अरोड़ा और बालाजी श्रीवास्तव को ITBP और पुलिस अनुसंधान विकास ब्यूरो का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। पंकज कुमार सिंह इंडियन पुलिस सर्विस के 1988 बैच के अधिकारी हैं। करीबन 3 दशक पहले उनके पिता प्रकाश सिंह भी इस पद पर रह चुके हैं। अर्धसैनिक बलों में अतिरिक्त बटालियन और मुख्यालय आदि की मांग के मद्देनजर करीबन 1 लाख जवानों की भर्ती की जरूरत महसूस की जा रही है। सभी सुरक्षा बलों को अतिरिक्त मानव संसाधनों की इस वक्त जरूरत है, लेकिन प्रस्ताव के मुताबिक भर्ती न होने से लगातार गैप बढ़ रहा है। अर्धसैनिक बलों के कल्याण से जुड़े संगठन ने इस मुद्दे को लेकर सरकार पर दबाव बनाया है। सबसे ज्यादा BSF में करीबन 29,000 पद खाली हैं। CRPF और CISF में बड़ी संख्या में पद खाली हैं। यहाँ संख्या 26,000 के आसपास है। SSB और ITBP में भी नई बटालियनों का प्रस्ताव सरकार को भेज रखा है। इन बलों को बड़ी संख्या में जवान भर्ती करने की जरूरत है। आंकड़ों के अनुसार SSB में 18,643, ITBP में 5,784, असम राइफल में 7,328 पद खाली हैं। नई भर्ती में देरी के अलावा VRS और रिटायरमेंट की वजह से ये गैप बढ़ा है। साथ ही दावा किया जा रहा है कि 2011 से 2020 के दौरान करीबन 81,000 जवानों ने VRS लिया, जबकि 16,000 जवानों ने नौकरी छोड़ दी। अगली अपडेट भारतीय नौसेना को लेकर आ रही है। क्वाड देशों के साथ नौसेना अभ्यास मालबार 21 में भारत पूरी तरह से तैयार हो गया। भारतीय नौसेना, अमेरिकी नौसेना, जापानी नौसेना और रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना के साथ 26 से 29 अगस्त 2021 तक अभ्यास मालबार 2021 के समुद्री चरण में भाग लिया जा रहा है। इस युद्धाभ्यास पे हिस्सा लेने के लिए भारतीय नौसेना के 2 युद्धपोत गुआम स्थित अमेरिकी मिलिट्री बेस पर पहले ही पहुंच चुके हैं। भारत समेत 4 देश मिलकर अपनी ताकत दिखा रहे हैं। अधिकारियों ने बताया कि पश्चिमी प्रशांत में इस युद्धाभ्यास की मेजबानी अमेरिका कर रहा है, जिसमें युद्धपोत, विमान एवं हेलीकॉप्टरों के जरिए विभिन्न जटिल अभ्यास किए जाएंगे। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड त्रिची ने एक नया संस्करण पेश किया है असॉल्ट राइफल का। पहले से मौजूद फिक्स्ड और साइड फोल्डिंग संस्करण के अलावा जिसमें कि डाउन फोल्डिंग खूबी है। आधिकारिक बयान में कहा गया है कि TAR का यानी कि टार का नया संस्करण एक शक्तिशाली व्यक्तिगत ऑटोमेटिक हथियार है, जिसमें एक बारी में एक और कई गोलियां दागने की सुविधा है और इसे दुश्मन को खत्म करने के लिए डिजाइन किया गया है। प्रेस रिलीज जो जारी की गई है उसके अनुसार सामान्य मोड में इसमें एक बारी में एक गोली चलाई जा सकती है और इसका एक बार में कई गोलियां यानी कि बर्स्ट मोड चलाने के लिए इस्तेमाल इसे किया जा सकता है और ये राइफल 1350 मीटर की सीमा तक मार कर सकती है। तो दोस्तों, ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब या आपका कोई सवाल है, आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नए वीडियो के साथ, ख्याल रखिएगा अपना। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।